नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी समस्या का अंत, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कृष्ण गोपाल सरकार अपने पुत्र को जमींदारी एवं कुटुंब का भार सौंपकर काशी चले गए। गांव में जितने भी अनाथ गरीब लोग थे, वे सब उनके लिए रोने लगे। ऐसे धर्मात्मा पृथ्वी पर बहुत ही कम हैं। सब लोग यही बात कहने लगे। उनके पुत्र विपिन बिहारी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। वे किसी से अधिक मिलते जुलते भी नहीं थे। वे अत्यंत कठोर स्वभाव के थे। उनकी प्रजा ने यह अनुभव किया कि वृद्ध जमींदार को किसी प्रकार का भुलावा दिया जा सकता था, परंतु इन नए जमींदार के पास से तो जरा सा लगान भी नहीं माफ करवाया जा सकता। विपिन बिहारी ने जमींदारी का काम देखा, सारा हिसाब किताब देखा। उनके पिता ने ब्राह्मणों को बिना लगान के भूमि दे रखी थी। अनेक लोगों का लगान कम कर दिया था। उनके पिता किसी को भी निराश नहीं लौटाते थे। उन्होंने सोचा, घर पर बैठकर जमीन का भोग करना लोगों को आलसी बना देता है। दूसरा, आजकल जीविका कमाना भी कठिन हो गया है। उनके पिता ने जिस प्रकार दोनों हाथों से लुटाया है, वैसा अब नहीं होगा। उन्होंने पिता के बहुत थोड़े दान को बहाल रखा, किंतु उसे भी इस प्रकार कि वह चिरस्थायी न बन सके। कृष्ण गोपाल काशी में रहकर पत्रों द्वारा अपनी प्रजा की दुखी आवाज सुन रहे थे। पुत्र को पत्र लिखकर उन्होंने यह सब रोकने की सलाह दी। पुत्र के न मानने पर उन्होंने सोचा कि मुझे तो अब हरि नाम लेना है, अब मैं व्यर्थ का झंझट क्यों पालूं। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। विपिन बिहारी अपने मन मुताबिक जमींदारी चलाने लगे। प्रजा भी भय के कारण चुपचाप उनके अनुसार कार्य करने लगी। मिर्जा बीबी का पुत्र सलीम किसी भी प्रकार विपिन बाबू को नहीं मानता था। विपिन बिहारी को अपने पुराने कर्मचारियों से पता चला कि बड़े जमींदार के समय से ही ये लोग उनके विशेष कृपा पात्र रहे हैं। उन्हें लगा कि विधवा ने उनके पास अपना दुखड़ा रोकर कृपा प्राप्त कर ली होगी। उनकी दशा देखकर भी नहीं लगता था कि वे कभी विपिन्न रहे होंगे। उसे लगता था कि उसकी संपत्ति का एक बड़ा भाग उन्होंने हड़प लिया है। सलीम उदंड प्रकृति का युवक था। उसने कहा कि प्राण भले ही चले जाएं, किंतु वह अपना अधिकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दोनों पक्षों में भारी लड़ाई छिड़ गई। सलीम की मां ने उसे बार बार समझाया कि जिनकी कृपा पर हम अब तक जीवित रहे, उनसे वैर करना उचित नहीं। सलीम ने अपनी मां की बात नहीं मानी। उसकी मुकदमे में हार होने लगी। एक दिन मिर्जा बीबी अपने बगीचे से कुछ साग सब्जी लेकर विपिन बिहारी से मिलने आईं। उन्होंने ममता से भरा हाथ उनके सिर पर फेरते हुए कहा, सलीम को मैं तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ। इसे पालने योग्य एक बेकार भाई की तरह ग्रहण करो। विपिन बिहारी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निराश विधवा आंखें पोंछती हुई अपने घर लौट आई। मुकदमा फौजदारी कोर्ट, दीवानी कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक चला। सलीम कर्ज के बोझ से दब गया। कर्जदारों ने नोटिस जारी करवा दिया और सलीम की संपत्ति की नीलामी की तारीख तय हो गई। एक दिन हाट का दिन था। नदी के किनारे बाजार लगता था। बरसाती नदी भरी हुई थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। सलीम भी बाजार आया था, किंतु उसके पास एक भी पैसा नहीं था। कोई उसे उधार भी नहीं देता था। शाम को विपिन बाबू भी घूमने निकले। साथ में 2-3 लठैत भी थे। अचानक सलीम हाथ में कटार लेकर विपिन बिहारी की तरफ भागा।
लोगों ने उसे बीच में ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। विपिन के अंतःपुर की स्त्रियां इस घटना को सुनकर सन्न रह गईं। सलीम की मां इस घटना से व्यथित हो उठी। इसी प्रकार 3 दिन कट गए। अगले दिन डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में विचार का दिन था। विपिन बिहारी को गवाही देने अदालत जाना पड़ेगा। इससे पहले किसी जमींदार को वहां नहीं जाना पड़ा था। अदालत में पहुंचने पर एक लठैत ने विपिन बिहारी को सूचित किया कि उसके पिता एक वट वृक्ष के नीचे उसे बुला रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से पास ही एक वकील के कमरे में चलने के लिए कहा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पुत्र को आदेश दिया कि सलीम को जिस उपाय से मुक्ति मिले, तुम्हें वह उपाय करना है। उसकी संपत्ति भी लौटानी है। विपिन बिहारी ने कहा, मैंने अयोग्यता के आधार पर अनेकों का दान बंद किया है। आपने कभी कुछ नहीं कहा, फिर सलीम पर इतनी कृपा क्यों? कृष्ण गोपाल ने कहा, सलीम के पिता हमारे वंश का हिस्सा रहे हैं। अब तुम्हें कर्मानुसार अपना कार्य करना है। यह कहकर कृष्ण गोपाल लौट गए। मजिस्ट्रेट विपिन का मित्र रहा था, अतः मामला गोलमाल करके निपटा दिया गया। सलीम की स्थिति पहले जैसी हो गई थी। मुकदमे के समय कृष्ण गोपाल आए थे। यह बात लोग जान गए थे और दबी जबान में कानाफूसी कर रहे थे। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।